नमस्ते। मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के पीवाईक्यू सीरीज में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आज हमारी 15वीं क्लास है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है ना। तो जो यूपी के जो ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो वो 7 ज़िले हैं टोटल। यूपी के 7 ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। वो है पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, ठीक है, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और महाराजगंज। ये जो 7 ज़िले हैं, ये 7 ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो जो इसमें से बहराइच है वो सिर्फ किससे सीमा साझा करता है? नेपाल से। बाकी जो लखनऊ है, वाराणसी, प्रयागराज, ये नेपाल से सीमा से साझा नहीं करता है। ठीक है, तो आप इन 7 ज़िलों का नाम याद रखेंगे। 7 ज़िले कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और महाराजगंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्षेत्र जो जैव विविधता हॉटस्पॉट में नामित नहीं है। मैंने आपको पहले भी सेट में बता चुका हूँ मैं ये बात कि इंडिया में कुल मिला के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट आते हैं। हॉटस्पॉट का नाम किसने दिया था? हमने पहले ये देखा हुआ है। इसका नाम दिया था नॉर्मन मायर्स ने। किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने दिया था। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे ये आता है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट बोलते कहाँ किसे हैं? ऐसे जगह जहाँ पर जो जैव विविधता होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और वहाँ पे स्थानिक प्रजातियाँ बहुत पाई जाती हैं। क्या? स्थानिक प्रजातियों की संख्या अत्यधिक होती है, लेकिन उनमें से अधिकतर के जो आवास है उस पे खतरा मंडरा रहा होता है, तो ऐसी जगह को हम जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल कर लेते हैं। तो ऐसे ही इंडिया में कुल मिला के 4 जगह हैं जिसको जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में शामिल किया गया है। वो हैं पूर्वी हिमालय, एक तो है, क्या है? पूर्वी हिमालय है, ठीक है, और फिर हमको पश्चिमी घाट वाला एरिया है, पश्चिमी घाट वाला एरिया है, ठीक है, और ये है इंडो बर्मा क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र यानी म्यांमार वाला हिस्सा है, और सुंडा लैंड आता है। तो ये जो सुंडा लैंड वाला हिस्सा है इसी में क्या आता है? वो अंडमान निकोबार भी हिस्सा आता है। ठीक है, तो टोटल 4 हिस्से हैं जो जैव विविधता हॉटस्पॉट में आते हैं। क्या? पूर्वी हिमालय का हिस्सा, पश्चिमी घाट वाला हिस्सा, इंडो बर्मा का क्षेत्र और सुंडा लैंड वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो 4 इसमें दिए हैं हमारे पास ऑप्शन, इसमें से 3 तो जैव विविधता हॉटस्पॉट में आते हैं, लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है वो किसमें? जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है। देखिए, पहली बात क्या पूछ रहा है? बुंदेलखंड। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है, उसके आधार पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी फसल होगी, कौन सी फसल नहीं होगी, है ना। हम बारिश के आधार पे, वहाँ के टेम्परेचर के आधार पे, वहाँ के मिट्टी के आधार पे ही तो अंदाज़ा लगाएंगे कि कहाँ पे कौन सी फसल होती है, कौन सी फसल नहीं होती है। तो ये जो बुंदेलखंड वाली होती है, यहाँ पे बारिश नहीं होती थी, यानी यहाँ पे वर्षा की कमी होती है। ठीक है, जब वर्षा की कमी होगी तो यहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ेगा। जब सूखा होगा तो यहाँ पे ऐसी फसलें होंगी जो सूखा प्रवण क्षेत्र के लिए बेहतर होंगी। तो ऐसी जो फसलें होती हैं वो होती हैं जैसे मोटा अनाज, बाजरा, चना, राई, सोयाबीन, ये सब जो फसलें होती हैं ये इन सब क्षेत्र ऐसी जगहों पर उगाई जाती हैं जहाँ पे बारिश कम होती है या फिर सूखा वाले क्षेत्र होते हैं। तो इनमें से जो ABC ऑप्शन है तो ये ऐसे वाले रीजन में हो सकता है, लेकिन ये जो कसावा होता है, कसावा के लिए बारिश थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है और उतनी बारिश बुंदेलखंड वाले रीजन में नहीं होती है, तो वहाँ की ये मुख्य फसल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी का सबसे मुख्य कारण क्या है? पहली बात देखते हैं सुनामी का मतलब क्या होता है। सुनामी एक जापानी शब्द है ना। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है हिंदी में बंदरगाह की लहरें। क्या? बंदरगाह की लहरें। ठीक है, तो ये जो बंदरगाह में पहले जापानी लोग, आपको पता है कि जापान में भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जब वहाँ के जो समुद्री एरियाज हैं, जब वहाँ पे भूकंप आ जाते थे तो उसकी वजह से समुद्र में हलचल बढ़ जाती थी, ऊंची ऊंची लहरें
आने लग जाती थी, और वो जो ऊंची लहरें आकर के बंदरगाह से जब टकराती थी तो वहाँ के लोगों ने इसका सुनामी नाम दे दिया। ठीक है, ये जो सुनामी है उल्का पिंड के भी कारण आ सकता है, ज्वालामुखी संक्रियता के भी कारण आ सकता है, भूकंप के भी कारण आ सकता है। लेकिन हमसे पूछा है कि सबसे मुख्य कारण, तो जो सुनामी का सबसे मुख्य कारण है वो है भूकंप यानी अर्थक्वेक। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है वह कौन सी है? किसकी बात हो रही है? ओजोन परत। इसका काम क्या होता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना। तो ये जो ओजोन परत होता है, ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी उपस्थिति होती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ठीक है, और इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पूछता है, वो ये पूछता है कि ओजोन परत को नापने की इकाई क्या होती है? तो ओजोन परत के नापने की इकाई होती है डाप्सन। इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है? डाप्सन होती है। ठीक है, इसमें एक कभी कभी कुछ जब कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन बनते हैं तो उनमें एक क्वेश्चन बनता है फेमस कि ये जो ओजोन परत होती है इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है और सबसे पतला कहाँ पे होगा? तो देखिए, जहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा और सीधी पड़ेंगी वहाँ पे ओजोन परत की मोटाई ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी और कम समय तक पड़ेंगी वहाँ पे वो पतला होगा, है ना। तो यानी कि जो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा इक्वेटोरियल लाइन, वहाँ पर इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे ओजोन परत की मोटाई कम होती जाएगी। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे, हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसे इस कंसेप्ट पे सवाल बन जाए। ठीक है, निम्न में से क्या एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान कैसे बनता है? आग्नेय चट्टान वैसे बनता है जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो उससे निकलने वाले लावा जब ठंडा होता है तो उससे जो मिट्टी बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही आग्नेय चट्टान का एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अब यही जो आग्नेय चट्टान होता है जब इसमें अपरदन की क्रिया होती है, ठीक है, उसके पश्चात जो मिट्टी बनती है वो बनती है अवसादी चट्टानें। क्या बनती हैं? अवसादी चट्टानें। ठीक है, और जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों में ताप दाब के पश्चात इसमें जब परिवर्तन होता है तो ये बन जाती है रूपांतरित चट्टानें। क्या बन जाती हैं? ये रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, इसमें से आप ये क्वेश्चन क्या था कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो इसमें से आग्नेय चट्टान का क्या उदाहरण था? ग्रेनाइट। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? जब आप ये ग्रीनलैंड को मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में और यूरोप के वेस्ट में, यहीं पर आपको ग्रीनलैंड दिखेगा, है ना। यहाँ पे ग्रीनलैंड दिखेगा आपको। तो ये ग्रीनलैंड जो है ये भौगोलिक रूप से यानी जियोग्राफिकली हमसे पूछा ना, तो जियोग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा माना जाता है। लेकिन इस पे कब्जा किसका है? कब्जा है डेनमार्क का। ठीक है, क्या है? डेनमार्क का कब्जा है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ये ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक। क्या? ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नूक। ठीक है, तो सातवें का क्या ऑप्शन सही हुआ कि ये किस महाद्वीप का हिस्सा है? ये उत्तरी महाद्वीप का हिस्सा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पे स्थित है। तो पहले तो देखते हैं दक्षिणी गंगोत्री है क्या। आपको गंगोत्री तो पता होगी कि गंगोत्री वो है जो जहाँ से गंगा का उद्गम स्थल होता है, लेकिन दक्षिणी गंगोत्री ये भारत का जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है, ये उसका एक नाम है। भारत ने अब तक अंटार्कटिका में 3 अपने वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए। पहले का तो नाम था दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है, दूसरे का नाम था मैत्री, ठीक है, और तीसरे का नाम था भारती। ठीक है,
तो अभी क्या हुआ कि जो दक्षिणी गंगोत्री था यहाँ पे ये बर्फ़ से ढक गया, तो अब इसका परिचालन संभव नहीं है, तो अब ये यहाँ पे मतलब कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन वर्तमान में मैत्री और जो भारती है यहाँ पे भारत अपने अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है। ठीक है, तो इसमें इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में हाल ही में सोने के भंडारों की खोज हुई है? यूपी में जो सोने के भंडार मिले हैं वो सोनभद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाक जल डमरू मध्य किसके बीच में स्थित है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जब आप इंडिया का मैप जब भी देखते होंगे उसके साथ आपको श्रीलंका का फ्री में मैप मिलता ही मिलता है ना। तो जब आप इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखेगा कि ये जो ईस्टर्न वाला साइड है, क्या ईस्टर्न वाला साइड है, यहाँ पे आपको मिलेगी मन्नार की खाड़ी देखने को। क्या? मन्नार की खाड़ी। और जो इसका पश्चिमी क्षेत्र यानी नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको मिलेगी पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच की ये बात हो रही है। ऊपर की ओर क्या देखने को मिलेगा? मन्नार की खाड़ी, और नीचे की ओर पाक की खाड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें से क्या सही हो गया? ऑप्शन भारत और श्रीलंका, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुसान बंदरगाह में स्थित है। अब या तो आपको बुसान बंदरगाह कहाँ पे ये एग्जैक्ट पता हो, लेकिन यदि आप लोगों ने हो सकता है बुसान बंदरगाह का नाम न सुना हो, तो लेकिन कभी कभार आपने अखबारों में कहीं पे ऐसे सुना होगा, एक बुसान फिल्म फेस्टिवल होता है, बहुत फेमस है बुसान फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो जितनी भी भारतीय फिल्में होती हैं या जो कलाकार होते हैं उनको ये इच्छा होती है कि हमारी जो फिल्म है बुसान फिल्म फेस्टिवल में जाए ताकि वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिले उस पिक्चर को। ठीक है, तो ये जो बुसान फिल्म फेस्टिवल है ये कहाँ पे होता है? दक्षिण कोरिया। एक्चुअली में ये जो बुसान है ये दक्षिण कोरिया का एक बंदरगाह भी है और ये बहुत ही फेमस वहाँ का शहर है। ठीक है, कहाँ का? दक्षिण कोरिया का, यानी साउथ कोरिया, इसलिए ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। निम्न में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, इसका तो करने का यदि आप ऑप्शन से जाएं तो आपको पता है इंडिया से कर्क रेखा होके गुजरती है। आप यहाँ इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको पता हो तो मैंने जब एक बार मैं ब्राज़ील पढ़ा रहा था तो ब्राज़ील के बारे में आपको बताया था कि ब्राज़ील ऐसा देश है जहाँ से दो रेखाएं होकर के गुजरती है। एक तो हमारी भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है यानी इक्वेटोरियल लाइन, और एक मकर रेखा होकर के गुजरती है। तो यहाँ से दो रेखाएं होकर के गुजरती हैं, यहाँ से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसका एक तरीका तो ये था करने का। अब यह तो दूसरा तरीका यह है कि आपको पूरे जितने भी रेखाएं मतलब कर्क रेखा जहाँ जहाँ से होकर के गुजरती है वो याद होना चाहिए। तो आप मैप निकाल लीजिए, ये जो देश हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए अपने मैप में। पहला ये कि आपको जब आप नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में होंगे, अमेरिका वाले रीजन में, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा मैक्सिको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैक्सिको। बहमास देखने को मिलेगा। क्या? बहमास। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका वाले हिस्से में। अब आप जैसे ही आगे आएंगे अफ्रीका वाले रीजन में तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मरितानिया। ठीक है, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। ठीक है, मिस्र को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। ठीक है, मिस्र और इजिप्ट दोनों एक ही देश के नाम है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा आपको माली, नाइजर और चाड। ठीक है, ये जो 7 देश हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? कहाँ पे? ये अफ्रीका में। ठीक है, अब आप आगे आएंगे एशिया वाले रीजन में। ठीक है, एशिया वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा पहली बात तो सऊदी अरब। ठीक है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको ओमान देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से भी जब आगे निकल के आए तो आपको मिलेगा भारत, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे तो चीन और ताइवान भी इसी पे स्थित है। ठीक है, कौन कौन से अब आपको देखने को मिलेंगे? भारत, बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद चाइना और वियतनाम भी इसी पर स्थित हैं। तो टोटल इतने देश हैं जो कि
कर्क रेखा पर स्थित है। ये अब आपका काम है कि आप इन देशों को वहाँ पे जा कर के मैप में हाईलाइट करें और देखें, ठीक है, क्योंकि भविष्य में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि जहाँ पे ये वाला जुगाड़ आपको जैसे इस क्वेश्चन में लग गया वो वाला जुगाड़ न लगे तो आपको यहाँ से ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप जब हाईलाइट किए रहेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जापान का द्वीप नहीं है? तो आपने 3 द्वीप तो एकदम रट रखे होंगे, होक्काइडो, होन्शु और शिकोकू। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो तीनों द्वीप का नाम इसमें दे रखा है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू। ये 3 द्वीप का नाम जापान में है, इसको सभी लोग रटते हैं, ठीक है। और ये जो शिनकोवी द्वीप है, ये चौथा डी वाला ऑप्शन, ये चीन में स्थित है। एक्चुअली में ये जो है इस पे वियतनाम भी अपना दावा करता है कि ये हमारे हिस्से में है, और चाइना का तो पता ही है कि चीन हर जगह उंगली करने की आदत है। तो इस पे जो है वियतनाम और चीन के बीच में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि कभी वियतनाम दावा करता है, कभी चीन दावा करता है, ठीक है। तो ये इसका जापान से कोई लेना देना नहीं, इसका लेना देना है किससे? वियतनाम और चीन से, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाकलैंड द्वीप समूह को लेकर के फाकलैंड विवाद किसके बीच में है? देखिए, जब आप दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे, ठीक है, तो नीचे की ओर आपको मतलब कि पश्चिमी वाले हिस्से में चिली देखने को मिलेगा, पूर्वी हिस्से में आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना में जब आप नीचे के हिस्से की आएंगे तो नीचे के हिस्से से थोड़ी पूरब में देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको द्वीप देखने को मिलेगा। इस पे देखेंगे तो लिखा होगा फाकलैंड द्वीप, ठीक है। अब ये यहाँ पे फाकलैंड द्वीप है, ठीक है। अब इस पे हमेशा से कब्जा रहा है किसका? ब्रिटेन का, ठीक है। लेकिन 1833 की बात है, कब की बात? 1833 को अर्जेंटीना को लगा कि यार यहाँ ब्रिटेन आकर के बैठा, जबकि ब्रिटेन तो यूरोप में है, यहाँ पे हमारे पड़ोस में आकर बैठा है। तो अर्जेंटीना ने तब से ही इस पे अपना दावा कर दिया, ठीक है। फिर स्थिति बिगड़ते बिगड़ते 1982 की बात है, 1982 की बात है, स्थितियां ऐसी बिगड़ गई कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य में इस वाले द्वीप को लेकर के युद्ध छिड़ गया। लेकिन बाद में जो अर्जेंटीना था वो पीछे हट गया, वर्तमान में इस पे ब्रिटेन का ही कब्जा है, ठीक है। तो कुल मिला करके इसमें आपको सिर्फ 2 देश देखने को मिले होंगे, कौन सा? एक ब्रिटेन और दूसरा क्या है? अर्जेंटीना। तो जो इसके बीच की लड़ाई है किसके किसके बीच में है? ब्रिटेन यानी यूके और अर्जेंटीना के। इसलिए ऑप्शन क्या सही हो गया? आपका ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। ये किसके किसके बीच की लड़ाई है? यूके और अर्जेंटीना के बीच में, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी, ये भी बंगाल के खाड़ी में गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, कावेरी भी गिरती है। लेकिन ये आपको पता हो तो नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पे गिरती है? ये अरब सागर में जा कर के गिरती है, ठीक है। अब बात आई है नर्मदा की, तो कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? मैकाल पठार की अमरकंटक पहाड़ियाँ। मैकाल पठार की कहाँ? अमरकंटक पहाड़ी से ही इसका उद्गम स्थल होता है। ये जा कर के एमपी और गुजरात से होते हुए ये जा कर के किस में गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में जो स्थित है खंभात की खाड़ी, वहाँ पर गिर जाती है, ठीक है। इसकी एक क्वालिटी और है, ये इंडिया की सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या? इंडिया की सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। जो अरब सागर में जा कर के गिरने वाली नदियां हैं वो किसका निर्माण करती हैं? वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा महानदी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि नर्मदा का डेल्टा। नर्मदा क्या बनाता है? नर्मदा एस्चुरी बनाती है, और ये इंडिया के सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पहाड़ी की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? तो जो निम्न में से अरावली की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। हम जो इसमें से और भी ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। इसमें से बी ऑप्शन है क्या? धूपगढ़। तो धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी?
सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, ठीक है। और ये जो सी वाला ऑप्शन है पचमढ़ी, आपने सुना होगा पेंच नेशनल पार्क ना, तो ये पेंच नेशनल पार्क का ही हिस्सा है कौन सा? पचमढ़ी। और ये जो पचमढ़ी है ये फैला हुआ है एमपी और महाराष्ट्र के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। और जो डी ऑप्शन है अनाईमुड़ी, इसे तो आप सब जानते होंगे कि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और जो पश्चिमी घाट है उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के कहाँ पे स्थित है? पहली बात तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अब बात आती है जम्मू कश्मीर के किस एरिया में फेम है ये स्थित? ये कुल मिला के है आपको डल लेक के किनारे, जो डल झील है वहाँ की, उसी के किनारे ये गार्डन स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित हो गया? श्रीनगर में, ठीक है। आप इस फैक्ट को भी याद रखेंगे और इस फैक्ट को भी याद रखेंगे कि ये जो ट्यूलिप गार्डन है किस झील के किनारे पाई जाती है? तो ये डल झील के किनारे पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट गिरनार गुजरात के किस जिले में स्थित है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? माउंट गिरनार की। ये कहाँ पर है? गुजरात में। अब गुजरात में कहाँ पर है? तो आपने सुना होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान का ही एक हिस्सा है। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको जूनागढ़ में देखने को मिलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। अब कभी कभार क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो माउंट गिरनार होता है ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो ये जो माउंट गिरनार है ये जैन और हिंदू दोनों धर्मों के लिए बहुत प्रसिद्ध, मतलब कि पवित्र माना जाता है। ये माउंट गिरनार लोग यहाँ पे अपना पूजा करने जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात के जूनागढ़ जिले में, ठीक है। किस धातु के निकाला जाता है? तो बॉक्साइट का क्या फार्मूला होता है? बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3.10H2O, ठीक है। इसमें से क्या देखने को मिल रहा है? Al, यानी एल्यूमिनियम की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। फरक्का जल सहभाजन संधि किसके किसके बीच में है? पिछली क्लास में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी का कंसेप्ट समझाया था मैंने आपको, कि जब गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होती है ना, यानी कि ये जो दो नदियाँ ये दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, ये इसकी क्या कहलाती हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती हैं, ठीक है। एक ये जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है ये चला जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। और ये जो वेस्ट वाला हिस्सा है ये पश्चिम बंगाल में ही बहती है, हम लोग इसको बोलते हैं हुगली नदी। इसको किस नाम से जानते हैं हम? हुगली नदी, ठीक है। अब ये वाला जो ईस्ट वाला हिस्सा था ये पद्मा नदी के नाम से ये चला जा रहा था कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो यहाँ पे पानी ज़्यादा जा रहा था, तो इंडिया को क्या था कि यार हुगली नदी में पानी पर्याप्त होना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे ही एक डैम का निर्माण कर दिया गया। इसको कहा गया फरक्का डैम। क्या कहा गया? फरक्का डैम, ठीक है। और इसके सहारे इन्होंने गंगा का पानी हुगली नदी में मोड़ने का प्रयास किया। तो यहाँ पे फिर इस चीज़ का बांग्लादेश वालों ने विरोध किया, ठीक है। तो जब बांग्लादेश ने विरोध किया तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक संधि हुई, उस संधि का नाम था फरक्का जल संधि, ठीक है। फरक्का वाटर शेयरिंग ट्रीटी, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच में हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन डी सही है, ठीक है। हमने कितने क्वेश्चन किए आज? 20 क्वेश्चन किए, ठीक है। चलिए चलते हैं, थैंक यू।